हेलो एवरीवन, अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। इसे आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 8 की एनसीईआरटी में से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी आती है। ये पेज नंबर आपको 67 पे मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में से। एंड इसमें हम क्या बात करेंगे, जैसे कि हम किसी लॉ को वायलेट करते हैं तो हम किसको इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। देन अगर कोई पर्सन एक्यूज पाया जाता है तो उसे अरेस्ट करती है पुलिस। सभी जो है बीच में उसके विटनेसेस भी लेती है और डाटा भी कलेक्ट करती है। ये सब चीज़ें जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एफआईआर के बाद ये चीज़ सामने आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ लिखी गई है कि एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। तो इसमें हम फेयर ट्रायल के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, तो उन सभी इंडिविजुअल्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। एंड एफआईआर क्या होती है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एंड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुअर है या फिर डिसेबल है एंड वो लॉयर करने की कंडीशन में नहीं है, तो कौन सा आर्टिकल उसे ये मतलब कि राइट देता है कि उसे लॉयर मिलना चाहिए अपने डिफेंड के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले एक स्टोरी दी गई है, वो मैं जल्दी से आपको सुना देती हूँ, ठीक है। तो इसमें ये जो स्टोरी है वो मिसेस शिंदे की है, ठीक है। और इसमें एक शांति नाम की मेड रहेगी जो कि शिंदे के घर में काम करती है। तो शिंदे एक दिन जो है मिसेस शिंदे इन्होंने मैरिज पे जाना था एंड वो ड्रेसअप हो गई थी, लेकिन उनकी जो गोल्ड चेन है जब वो ड्रॉर में देखती है तो गोल्ड चेन इनकी नहीं मिलती है। तो ये क्या इसके दिमाग में क्या आता है कि ये जो गोल्ड चेन है वो शांति ने चुराई होगी, इसकी मेड ने चुराई होगी। एंड शी कॉल्ड अपॉन द शांति एंड आस्क हर टू ब्रिंग हर ट्रंक। एंड ये उसमें से फिर छानबीन करती है ट्रंक में से, उसके ट्रंक में से कुछ नहीं मिलता। एंड लेकिन 10,000 रुपये जो है वो एक इन्वॉल्व के अंदर से मिलते हैं शांति के ट्रंक में से। तो ये कहती है कि तुमने जो है जो गोल्ड चेन है उसको सेल करके 10,000 रुपये जो हैं वो लिए हैं। लेकिन शांति बोलती रहती है कि नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने कोई चोरी नहीं की, ऐसा, ठीक है। लेकिन शिंदे अब क्या करती है, सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है एंड एफआईआर जो है वो दर्ज करवा देती है। अब एफआईआर आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो पुलिस वाला एफआईआर जो है वो दर्ज कर लेता है एंड देन उनके घर जाता है। ये सारी सिचुएशन जो है वो शांति से भी पूछता है कि क्या हुआ था। तो शांति बताती है कि मैंने चोरी वगैरह नहीं की है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन अब पुलिस के हाथ में तो 10,000 रुपीज़ ही इन्वॉल्व में जो उसको मिले हैं वो मिले हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पुलिस वाला जो है वो अरेस्ट कर लेगा शांति को, क्योंकि शांति ने जो बातें कही हैं वो प्रूव नहीं हो रही कि उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि 10,000 रुपया जो है वो शिंदे ने दिखाया कि ये चोरी का हो सकता है माल, ठीक है। तो वो उसको अरेस्ट कर ले, पुलिस वाला शांति को अरेस्ट कर ले जाता है। एंड शांति का भाई जो है सुशील, फिर वो आता है, वो बताता है कि ये हम दोनों बहन भाइयों की मेहनत की कमाई है और इसका भाई जो है वो फैक्ट्री में काम करता है और ये थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ते हैं एंड मेरी बहन ने चोरी नहीं की, ऐसा सुशील बोलता है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि आप ऐसा करिए कि आप लॉयर को जो है वो हायर करिए, ठीक है। तो सुशील कहता है आप, हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये ही थे, वो आपने ले लिया, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है वो लॉयर कर सके, हमारी इतनी कंडीशन नहीं है। तो ऐसे करके सुशील को भी 2 दिन के लिए पुलिस वाला जो है फिर वो लॉकअप में रखता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में रहता है वो, ठीक है। उसको फोर्सफुली रखा जाता है सुशील को। लेकिन आगे चल के 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ, जो शांति को है वो बेल मिल जाती है कोर्ट से। लेकिन वो श्योरिटी नहीं दे पाती, इसलिए उसको जेल में कंटिन्यू रहना पड़ता है। तो उसको जेल तो मिल जाती है, जेल कोर्ट से बेल तो मिल जाती है, लेकिन उसे श्योरिटी उसने नहीं दी होती। श्योरिटी देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये असेट्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रखनी पड़ती है
आपकी श्योरिटी देनी पड़ती है। तो इसमें 20,000 की श्योरिटी उसको देनी थी, तो वो कौन नहीं दे पाती है एंड उसे कंटिन्यू रहना पड़ता है जेल के अंदर। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है, पहली बात। और जो कोर्ट है वो चार्जशीट की कॉपी जो है वो शांति को देगी, ये ऐसा रूल है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि मैजिस्ट्रेट जो है वही अपॉइंट करके देगा एक लॉयर, किसको, शांति को, कि वो अपना डिफेंस कर सके एंड ये सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसको 1 मिनट में रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक चार्जशीट की जो कॉपी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी किसको, शांति को। दूसरी बात हमने यहाँ पे देखी कि जो मैजिस्ट्रेट है वो लॉयर प्रोवाइड करवाएगा किसको, शांति को, ठीक है, अपने एक्सपेंस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आर्टिकल 22 है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एवरी पर्सन को राइट देता है, ठीक है। और कौन सा राइट है ये, फंडामेंटल राइट। तो क्योंकि आपको पता है ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है आर्टिकल 22 जो है। एंड ये किस लिए देगा कि वो डिफेंड हो सके बाय अ लॉयर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आपको एक और याद रखना है 39A, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जो स्टेट है वो लॉयर प्रोवाइड करेगा टू अ पर्सन हु इज़ पुअर और द डिसेबल। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की। तो ये 4-5 चीज़ें आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे चल के क्या होता है, ये इन बिटवीन द स्टोरी ही मैंने आपको ये बताया है। तो उसके बाद अब रॉय नाम की एक एडवोकेट जो है वो शांति को प्रोवाइड करवा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब जो है यहाँ पे एक और चीज़ सामने आती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये अपीयर होता है इन द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ही प्रेजेंट मिसेस एंड मिस्टर शिंदे एज द की विटनेस, तो ये उनकी तरफ से है, ठीक है। अब ये जो रॉय थी, ये लेडी थी, ठीक है, एडवोकेट रॉय, ये किसकी तरफ से लड़ रही थी, अब शांति की तरफ से। तो ये शिंदे से ये पूछती है, मालकिन से ये पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि 3 साल से शांति तुम्हारे घर में काम कर रही है, क्या आज तक ऐसा हुआ कि उसने चोरी की है। तो यहाँ पे जो शिंदे थी उसका जवाब नो ही रहता है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा कि पुलिस अपने काम करती रहती है। तो पुलिस के हाथ में एक गैंग जो है वो लगती है, जो कि शिंदे के नेबरहुड में भी चोरी कर चुके हैं। एंड उस गैंग में ना जो शिंदे का लड़का है ना, एंड उसका फ्रेंड जो है, शिंदे के लड़के का फ्रेंड, ठीक है, शिंदे सन्स फ्रेंड, वो इस गैंग में पाया गया है। तो ये चोरी यहाँ से क्लियरली डिसाइड हो जाता है कि शांति ने चोरी नहीं की, इसी गैंग ने की है। और उस गैंग में भी जो शिंदे का सन है उसके फ्रेंड ने वो भी सस्पेक्ट है इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे जज जो है वो अपना वो सुना देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं केस में खुल के। तो फिर यहाँ पे जज जो है वो अपना डिसीज़न दे देता है कि शांति ने चोरी नहीं की है। एंड वो ये भी कहता है कि मैंने ये चीज़ जो है वो जो केस है उनके पेपर्स में हाईलाइट करती है, पॉइंट आउट करती है कि इसके जो शांति के पैसे भी इन्होंने लिए थे, सीज किए थे 10,000 रुपये, वो भी इसको वापस कर दिए जाएं। एंड ये केस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब 4 जनों का नाम सामने आया है, ठीक है, वो देख लेते हैं। 1 मिनट में इसको रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको मतलब 4 जने जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करने। पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये स्टेट की तरफ से था, ठीक है, और देन डिफेंस लॉयर, ठीक है, जो कि रॉय थी और शांति के लिए थी, ठीक है। एंड लास्ट इज द जज, जो डिसाइड करेगा कि केस किसके हक में जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या पुलिस डिसाइड कर सकता है इस बारे में? बिल्कुल भी नहीं, जज ही डिसाइड करेगा कि क्या कौन सही है कौन गलत है केस के बेसिस पे, ठीक है, ऐसे अपनी तरफ से नहीं, केस के बेसिस पे, ठीक है, विटनेस सब उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ए क्राइम। अब पुलिस का क्या रोल है वो देख लेते हैं। तो पुलिस सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेगी
कोई भी अगर उसके पास कंप्लेंट आई है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम, कि कैसा क्राइम है, तो इन्वेस्टिगेशन होगी सबसे पहले। दूसरी बात कि वो विटनेसेस ढूंढेगी, कलेक्ट करेगी एविडेंसेस कि कुछ मिल जाए जो कि हम कोर्ट में दिखा सकें। जो ये इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बेसिस पर ही पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ओपिनियन, उसी के बेस पर ही वो ओपिनियन जो है वो सामने रख पाएगी। अगर पुलिस ये चाहती मतलब सोचती है कि एविडेंस जो है टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन, तो एविडेंस होने उसके खिलाफ बहुत ज़रूरी है। अगर जो चार्ज शीट है वो फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, तो एविडेंसेस जो है कलेक्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पुलिस का काम नहीं है, ये पुलिस की जॉब नहीं है कि वही डिसाइड करे कि कौन सही है और कौन गलत, तो ये काम पुलिस का नहीं है, ये सिर्फ काम जज का है। जज ही डिसाइड करेगा हु इज़ इनोसेंट और हु इज़ गिल्टी, ठीक है। तो जैसे कि रूल ऑफ लॉ के बारे में हम पहले भी जानते हैं, हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ होता है उसका मतलब होता है मीन्स दैट एवरी वन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लैंड, मीन्स दैट एवरी वन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ लैंड एंड दिस इंक्लूड्स द पुलिस ऑल्सो। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस जो है ऑलवेज कंडक्ट की जाएंगी लॉ के दायरे के अंदर ही, ठीक है। एंड फुल रिस्पेक्ट देनी होगी किसको, ह्यूमन राइट्स को, कि ह्यूमन राइट्स का हनन ना हो इन सब चीज़ों के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो बता रखी हैं किसको, पुलिस को, कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है जब आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, जब डिटेंशन कर रहे हो और जब इंटेरोगेशन कर रहे हो, जब आप बातचीत कर रहे हो, किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको कौन सी गाइडलाइंस का यूज़ करना है वो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सजेस्ट कर रखी हैं। एंड दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर द पिटी ऑफेंसेस, किसी भी पिटी ऑफेंसेस के लिए भी उनको पनिशमेंट आपको नहीं देनी है, पुलिस को कोई पनिशमेंट उनको नहीं देनी है, ठीक है। अब आर्टिकल 22 के अंदर किसका, आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये राइट है कि अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको किस चीज़ के लिए, किस ऑफेंस के लिए आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। सेकंड चीज़, उसको राइट है कि ये पुलिस को वो है कि मैजिस्ट्रेट के सामने अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो उसको प्रेजेंट करना है 20 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे ही अरेस्ट कर लिया तो 24 आवर्स के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना है। तो ये भी राइट दिया गया है, द राइट नॉट टू इल ट्रीटेड, मतलब उसको उससे गलत ट्रीट नहीं करना, ना ही उसको टॉर्चर करना है, ना ही उसको जो है आपको बीट करना है, ना आप तेज मतलब कि शाउट तरीके से उस पर चिल्ला सकते हैं। आपको सिर्फ पोलाइटली ही उससे ट्रीट करना है जिसको आपने अरेस्ट किया है, ये पुलिस के लिए, ठीक है। उसके बाद कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज द एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है। जो भी कस्टडी में पुलिस कस्टडी में जो भी कन्फेशंस हुए हैं वो जो है यूज़ नहीं किए जा सकते, एज एन एविडेंस के तौर पे नहीं यूज़ किए जा सकते। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो 15 साल से कम का अगर कोई लड़का है प्लस वुमेन है जो, तो उनको जो है पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं बुलाना है ओनली फॉर द क्वेश्चनिंग, ठीक है। अगर तो उन्होंने कोई मतलब कि आपने अरेस्ट करना है किसी को, आपने अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है उससे वो है एक्यूज्ड है तो आप इनको कर सकते हो, ठीक है, आप ले जा सकते हैं इनको पुलिस स्टेशन। लेकिन अगर ओनली क्वेश्चनिंग के लिए आप इनको पुलिस स्टेशन बुला रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ओनली क्वेश्चनिंग के लिए इन दोनों को नहीं बुलाना है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ बातें और मैं बता देती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो बताई हैं, तो वो मैं बताती हूँ आपको। द पुलिस ऑफिशियल हु कैरी द अरेस्ट, जो मतलब कि अरेस्ट करने जाएगा पुलिस स्टेशन, उसको क्लियरली वियर करना होगा अपना नेम टैग, ठीक है, एंड डेजिग्नेशन
कि कौन उसको जो है वो अरेस्ट करने जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो ऐसे ही फर्जी पुलिस वाले बन के भी ऐसा कुछ काम करते हैं, इसलिए उनको अपना जो गले में आईडी कार्ड या फिर वैसे आईडी कार्ड कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट। मेमो जो है वो तैयार कर लेना होगा जब आप उसको अरेस्ट करने जा रहे हो। एंड एटलीस्ट वन विटनेस जो होगा उसकी फैमिली मेम्बर से भी होगा, एंड उसके जो है साइन वगैरह भी होंगे, ठीक है, जब आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइन बाय अ पर्सन अरेस्टेड। तो वो जो पर्सन होगा जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो उसके भी जो है वो सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है द पर्सन अरेस्टेड डिटेन और इंटेरोगेटेड। अगर किसी आप पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो या फिर इंटेरोगेट कर रहे हो, उसके जो रिलेटिव है उसको इन्फॉर्म करना, या फिर कोई फ्रेंड है, कोई वेल विशर है, उसको इन्फॉर्म करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर कोई आपने मान लीजिए अरेस्ट कर लिया किसी एक शहर से एक आदमी को, लेकिन वो अपने होम टाउन से जो है वो दूर रह रहा है, तो ये पुलिस का जो है वो होगा, पुलिस की ड्यूटी होगी कि 8 to 12 आवर्स के अंदर जो है वो नोटिफाई कर दिया जाए उनके घर वालों को कि ये ऐसे ऐसे अरेस्ट हुआ है, ठीक है, उनके रिलेटिव को बताना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं FIR की। तो उसमें क्या है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे भी अगर आपको लगता है कुछ क्राइम वगैरह हुआ है तो आप फटाफट से FIR दर्ज करवा सकते हैं। कोई चोरी हुई है तो आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो पुलिस स्टेशन में पहला काम यही होता है। तो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट के बाद ये FIR जो है वो दर्ज होती है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, तो डेट लिखी जाती है, टाइम लिखा जाता है, प्लेस ऑफ ऑफेंस लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, बेसिक फैक्ट्स होते हैं ऑफेंस के प्रति वो लिखे जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी लिखी जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं उसके अंदर। तो इसके बाद और क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, जो कंप्लेनेंट है ना उसका नेम एंड एड्रेस भी लिखा जाता है। नेम एंड एड्रेस की कौन जो है वो ये कंप्लेंट डाल रहा है। दूसरी बात कि जो कंप्लेनेंट है, ठीक है, उसके सिग्नेचर भी होंगे इसके ऊपर। तो ये भी आपको याद रखना है, सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनेंट भी कराए जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट कि ये जो कंप्लेनेंट होगा इसका ये जो है ना लीगल राइट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो कंप्लेनेंट का लीगल राइट है कि उसको फ्री कॉपी मिले फ्रॉम द पुलिस, किस चीज़ की, जो कि FIR उसने करवाई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये कंप्लेनेंट का फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है कि उसको फ्री कॉपी मिले फ्रॉम द पुलिस। तो ये एक लीगल राइट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे कि हमने बताया कि वो स्टेट की तरफ से था, ठीक है, एंड शिंदे स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट वो शिंदे औरों की तरफ से था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अ क्रिमिनल ऑफेंस जो है उसको कैसे रिगार्ड किया जाता है, पब्लिक रोंग की तरह, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो what is meant by the that it is considered to have been committed not only against the effective victim but against the society as the whole, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया स्टेट की तरफ से था तो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो रोल क्या रहेगा प्रोसिक्यूटर का, वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट, तो तब से इसका रोल शुरू हो जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल होगा वो कब से शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी पुलिस के द्वारा से लेके एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट, ठीक है। तो इसके बीच में रोल रहेगा सारा किसका, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। उसके बाद ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रोसिक्यूटर जो है वो
रोल प्ले करेगा अपना इन्वेस्टिगेशन में? तो बिल्कुल नहीं, प्रोसिक्यूटर का रोल इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी नहीं होगा. ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन. तो प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, जैसे कि पहले ही बताया. उसके बाद एज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज और हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शियल. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इम्पार्शियल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अपना फैक्ट्स, एविडेंसेस, विटनेसेस ये कोर्ट के सामने रखना भी इसका ही काम होगा, जिससे कि जो कोर्ट है वो डिसाइड कर पाएगी केस किस तरफ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज. जज का रोल क्या रहता है कि जैसे एक एम्पायर का रोल होता है ना गेम के अंदर, वैसे ही जज का रोल होता है केस के अंदर. ठीक है, वैसे ही जज का केस के अंदर रोल होता है. तो ये भी उसी के ऊपर ही होता है कि ये ट्रायल जो है वो इम्पार्शली कंडक्ट करवाए. ठीक है, इन एन ओपन कोर्ट. एंड जो जज है वो दोनों तरफ से जो है वो उसको सुनेगा. ठीक है, और जज फिर डिसाइड करेगा वेदर द पर्सन इज एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी, या फिर वो गिल्टी है या फिर वो इनोसेंट है. तो ये कौन डिसाइड करेगा आपका? ये दोनों चीज़ कौन डिसाइड करेगा? जज डिसाइड करेगा. जैसे पहले ही बताया, पुलिस में इसका कोई रोल नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद इफ़ द एक्यूज इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस. अगर जो आपका एक्यूज्ड पर्सन है वो मतलब ये साबित हो जाता है कि उसने ही गलती की है, तो उसको जो जज जो है वो सेंटेंस घोषित कर देगा, दे देगा, उसको जेल में जाने की को बोल देगा. तो पर्सन को जो है वो जेल में भी भेजा जा सकता है. ठीक है, या फिर उस पर फाइन लगाया जा सकता है, या फिर बोथ, दोनों भी किए जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल. तो फेयर ट्रायल क्या होता है? तो जैसे कि हमने बात की कि चार्ज शीट की जो कॉपी है जो कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, इसकी जो कॉपी है वो किसको दी थी? उन्होंने शांति को दी थी. दूसरी बात, शांति को जो है वो लॉयर प्रोवाइड करवाया गया था, मैजिस्ट्रेट के द्वारा लॉयर प्रोवाइड करवाया गया था. तीसरी बात, जब एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो कंप्लेनेंट को जो है वो कॉपी पुलिस प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? फेयर ट्रायल में आती हैं. अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो क्या होगा? तो फिर जो है वो अनफेयर ट्रायल हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें अगर जज जो है वो कोई एविडेंस को ना देखे, ना सुने, अपने मतलब से अपने तरीके से कोई केस सोल्व करे, तो वो भी अनफेयर हो जाएगा. लेकिन अगर जज जो है पूरे विटनेस के साथ उसको करे, सॉल्व करे केस को, तो ये भी एक फेयर ट्रायल में आता है. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. ठीक है, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट्स दैट ऑल द पर्सन दैट हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर कैरी आउट अ रोल इन द प्रॉपर मैनर. जो कि हमने पढ़े थे, आपका पुलिस हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, फिर लॉयर हो गया, एंड लास्ट में आपका जज हो गया. तो ये सारी चीज़ों ने अपना रोल जो है वो बेखूबी निभाया. उसके बाद ये भी बोला जाता है कि इंश्योर करना है दैट एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड सेट अ फेयर ट्रायल व्हेन एक्यूज्ड. कि इन मतलब कि किसी आप अगर किसी भी क्लास, कास्ट से हैं, किसी भी जेंडर, रिलीजन से है, तो आपको फेयर ट्रायल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द रूल ऑफ लॉ जो कि कहता है एवरीवन इज़ इक्वल, सभी बराबर है लॉ के आगे. ठीक है, would not make much sense अगर if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution. तो constitution भी fair trial की बात करता है. ठीक है, तभी अगर फेयर ट्रायल होगा तभी तो सबको इक्वली माना जाएगा. ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो एक्यूज्ड क्या होता है? एक्यूज्ड एक पर्सन होता है हु इज ट्राइड बाय अ कोर्ट फॉर अ क्राइम, जिसको मतलब कि जिसने अगर कोई गलत काम किया है तो कोर्ट के द्वारा फॉर अ क्राइम उसको ट्राइड घोषित कर दिया जाता है. ठीक है, उसका कॉग्निजिबल क्या होता है? ये एक तरह का ऑफेंस माना जाता है अगर किसी ने ऑफेंस किया, फॉर विच द पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. तो ये ऑफेंस होता है. ठीक है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिन क्या होता है?
It refers to the questioning of a witness who has already been examined by the opposite side in order to determine the veracity of his or her testimony. उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि 2-3 बारी बातें पूछते हैं, तो ऑपोजिट जो लॉयर होता है वो भी पूछता है, जो उसका अपना लॉयर होता है वो भी पूछता है, तो इसको क्रॉस एग्जामिन बोलते हैं. जैसे क्रॉस चेक नहीं कर बोलते कि एक बारी दोबारा से चेक कर लो, तो वैसा. ठीक है. उसके बाद डिटेंशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ बीइंग केप्ट इन इलीगल कस्टडी बाय द पुलिस. उसके बाद इम्पार्शियल, जो कि फेयर और जस्ट तरीके से किसी चीज़ को किया जाए. ठीक है. और पार्शियल क्या हो जाएगा? पार्शियलिटी करना, बायस करना, ये तो आपको पता ही है, इजी ही है. तो ऑफेंस क्या होगा? एनी एक्ट दैट लॉ डिफाइंस एज क्राइम. अगर लॉ जो है वो उसको क्राइम घोषित कर दे किसी एक्ट को, तो उसे ऑफेंस बोलेंगे. टू बी चार्ज ऑफ अ क्राइम, ये होता है ट्रायल जज इन्फॉर्मिंग द एक्यूज्ड इन राइटिंग ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही और शी विल फेस ट्रायल. ठीक है. उसके बाद विटनेस क्या होगा? अ पर्सन हु इज कॉल्ड अपॉन इन द कोर्ट टू प्रोवाइड द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट ही और शी हैज़ सीन, हर्ड एंड नोज. अगर कोई किसके बारे में कुछ भी जानता है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी का ही, चोरी का ही, ठीक है, थेफ्ट का ही अगर हम एग्जांपल ले. अगर मान लीजिए शांति को अगर कोई देख लेता चोरी करते हुए, हालांकि शांति ने चोरी नहीं की है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसने चोरी की होती, अगर कोई आदमी उसको देख लेता, तो फिर वो क्या बन जाता? आई विटनेस बन जाता, और ये क्लियरली जाके जज को बोल देता कि हाँ मैंने इसको देखा है कि चोरी करते हुए. तो ये विटनेस का ये एग्जांपल आप ले सकते हैं. ठीक है. उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो गया. नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. ठीक है. उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज इट मीन टू बी द सोशली मार्जिनलाइज्ड. ठीक है. टिल देन आप ये देखते रहिए सारी वीडियोस. थैंक यू.